नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य बाई कामरान में। मेरे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत काल विभाजन और नामकरण की, क्योंकि एक ऐसा विषय है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो काफ़ी विवाद का विषय है और विद्वानों और आलोचकों के अंदर इस विषय को लेकर काफ़ी मतभेद रहा है। और काल विभाजन और नामकरण की बहुत गंभीर समस्या थी हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत, क्योंकि इस विषय को लेकर के जो विद्वान हैं वो एक मत नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसका काल विभाजन किया है, इसका नामकरण किया है। इसीलिए आप देखेंगे हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल था, जिसको आदिकाल कहा जाता है, उसको कई नामों से जाना जाता है। अलग अलग विद्वानों ने इसका नामकरण किया है और उसकी समयावधि की भी अलग अलग रूपों में लेखकों और कवियों ने बताई है। तो चलते हैं हम अपने इस वीडियो की तरफ। और काल विभाजन और नामकरण ये टॉपिक है और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किन किन विद्वानों ने अलग अलग रूप में इसका नामकरण किया है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हमने लिया है जॉर्ज ग्रियर्सन को, और आपने पढ़ा था जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में कि जॉर्ज ग्रियर्सन एक इतिहासकार थे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत। इन्होंने भी अपना इतिहास लिखा है और इनके इतिहास का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इनके इतिहास का क्या नाम था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इस इतिहास के बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा भी किया है और ये अंग्रेजी भाषा में थी। कहने का मतलब ये है कि जो रचना इनकी वो अंग्रेजी भाषा में थी और इस इतिहास को उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा है। और इसी इतिहास में इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य के अंतर्गत इतिहास लेखन की जो कालानुक्रम पद्धति है उसका इस्तेमाल किया। इसमें उन्होंने कालानुक्रम पद्धति का, और इस इतिहास का हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने किया था। और उन्होंने ही कहा था कि सच्चे अर्थों में इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाना चाहिए। कभी कभी थॉट दे देता है कि किसने कहा है कि सच्चे अर्थों में इसे, अर्थात द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाना चाहिए। तो आप जानते रहिए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, और 1957 में उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के नाम से इसका हिंदी अनुवाद किया था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन किया है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को 700 से लेकर के 1300 ईस्वी के समय को उन्होंने क्या कहा है? चारण काल कहा है। दूसरा, उन्होंने 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, इसका विभाजन, जिसके अंतर्गत इन्होंने भक्ति काल के अंतर्गत जो भी कवि आते हैं उसका वर्णन किया है। इसका भी वर्गीकरण उन्होंने और भी रूपों में किया है, जैसे प्रेमाश्रयी काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाओं को आधार मानकर उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता कहा है। उसके बाद कृष्ण काव्यधारा के जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं, उनको आधार मानकर उन्होंने ब्रज का कृष्ण संप्रदाय कहा है और इसका समय उन्होंने 1500 से लेकर के 1600 ईस्वी बताया है। उनका मानना था कि जो 100 साल थे, इस 100 साल में कृष्ण काव्यधारा के रूप में ब्रज भाषा का उत्कर्ष था और इसी भाषा को लेकर के जितने भी कवि थे उन्होंने रचनाएं की हैं। उसके बाद मुगल दरबार का वर्णन उन्होंने किया, जिसमें आप रीतिकाल के अंतर्गत जो झलक मिलती है वो सारी चीज़ें इसके पहले, रीतिकाल की शुरुआत से पहले देखने को मिलने लगी थी। तुलसी का जो काव्य है उसकी भी चर्चा उन्होंने की है, इसका विभाजन किया है। उसके बाद रीतिकाल का जो समय उन्होंने माना है वो 1580 से लेकर के 1692 ईस्वी माना है और इसको उन्होंने रीतिकाल कहा है। उसके बाद अगला वर्गीकरण उन्होंने तुलसी के परवर्ती कवि, यानी जो तुलसीदास के बाद के कवि हैं, उन कवियों को उन्होंने दो रूपों में बांट दिया है, एक धार्मिक कवि के रूप में और एक अन्य कवि के रूप में। उसके बाद 18वीं शताब्दी को उन्होंने दो भागों में बांट दिया, एक धार्मिक कवि के रूप में और एक अन्य कवि के रूप में। तो इनका जो वर्गीकरण रहा है काल को लेकर के और नामकरण के संबंध में जो बातें रही है, थोड़ा सा ये बहुत आगे पीछे करके इन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। अगला है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1857। उसके बाद महारानी विक्टोरिया के शासन की बात भी उन्होंने की है। उसके बाद आगे जो है ना उन्होंने अन्य जो बची हुई चीज़ें थे उसका वर्णन किया है।
तो ये जो थे जॉर्ज ग्रियर्सन थे। और अब चलते हैं आगे, देखते हैं डॉक्टर कुमार वर्मा का काल विभाजन और हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने एक इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। उनके इतिहास का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और नामकरण के संबंध में उन्होंने क्या कहा है कि आदिकाल का जो समय था उसके पहले का जो समय था, यानी 750 संवत 750 से इन्होंने शुरुआत मानी है हिंदी साहित्य के इतिहास की। और आरंभिक युग को उन्होंने क्या माना है? संधिकाल। तो उन्होंने संधिकाल का समय क्या माना है? 750 से लेकर के 1000। उसके बाद उन्होंने आदिकाल को किसकी संज्ञा दी है? चारण काल की संज्ञा दी है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है आदिकाल को संधि या चारण काल की संज्ञा किसने दी है? तो आप जानते रहिए कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दी है। चारण या संधि काल, चारण काल का समय उन्होंने क्या बताया? 1000 से लेकर 1375 संवत। और संवत और ईस्वी में अंतर होता है, कितने का अंतर होता है? तो 57 वर्ष का अंतर होता है। हमेशा जो संवत होता है वो 57 वर्ष ईस्वी से अधिक होता है। और इसको जानते रहिए कि 57 वर्ष हमेशा अधिक होता है। कौन? संवत जो होता है 57 वर्ष अधिक होता है, ईस्वी कम होता है। अगर ईस्वी में कोई समय दिया है संवत में करना है तो 57 वर्ष जोड़ दीजिए। अगर कोई संवत में समय दिया है ईस्वी में कन्वर्ट करना है तो आप 57 वर्ष घटा दीजिए। भक्तिकाल उन्होंने कहा है, और भक्तिकाल का समय उन्होंने क्या माना है? संवत 1375 से 1700। उसके बाद रीतिकाल का समय उन्होंने क्या माना है? संवत 1700 से 1900। और आधुनिक काल, तो जो विभिन्न जो काल है ना, उन कालों को इन्होंने किस नाम से संबोधित किया है? संधिकाल और चारण काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इस तरह से आधुनिक काल की शुरुआत वो संवत 1900 से लेकर के अब तक मानते हैं। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन था। और इसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दी है। तो कभी कभी प्रश्न बनता है कि आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी है? तो आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और इसका समय उन्होंने माना है सन 1000 ईस्वी से लेकर के 1400। तो आदिकाल का समय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना है? 1000 से लेकर 1400। इनका जो वर्गीकरण है वो मुझे थोड़ा सा सरल लगता है, क्योंकि इन्होंने सीधी सीधी बात की है और इन्होंने ज़्यादा घुमाया नहीं है। इन्होंने आदिकाल को आदिकाल कह दिया और उसका समय बता दिया सन 1000 से लेकर के 1400। पूर्व मध्यकाल उन्होंने कहा है आदि भक्तिकाल को, और भक्तिकाल का समय क्या उन्होंने माना है? 1400 से लेकर के 1700। तो कभी कभी प्रश्न बन सकता है कि भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल की संज्ञा किसने दी है? तो आप जानते रहिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहा है। उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल की संज्ञा किसने दी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है। और इसका समय उन्होंने माना है सन 1700 से लेकर के 1900। और आधुनिक काल उन्होंने कहा, आधुनिक काल का समय उन्होंने क्या माना है? सन 1900 से लेकर के अब तक। तो ये रहा डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन और हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। आगे चलते हैं। अगला काल विभाजन है गणपति चंद्र गुप्त का। और इन्होंने इसका वर्गीकरण करते हुए हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को प्रारंभिक काल या उन्मेष काल की संज्ञा दी है। और इसका समय उन्होंने 1184 से लेकर 1350 ईस्वी तक माना है। उसके बाद उन्होंने मध्यकाल या विकास काल की संज्ञा दी है। और इसका समय उन्होंने 1350 से लेकर के 1857 माना है। और आधुनिक काल की शुरुआत इन्होंने, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इस यहाँ पर 1857 होगा, क्योंकि यहाँ समय जो 1857 समाप्त होता है। तो 1857 से लेकर के अब तक इन्होंने आधुनिक काल का समय माना है। तो ये गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन था हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत। उसके बाद है बाबू श्याम सुंदर दास, और इनका काल विभाजन है। और इन्होंने काल विभाजन करते हुए हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को क्या कहा है? वीरगाथा युग। और ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि वीरगाथा युग और वीरगाथा काल,
वीरगाथा काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और इसका समय इन्होंने क्या बताया है? 1050 से लेकर के 1400। उसके बाद दूसरा वर्गीकरण इन्होंने भक्ति युग के नाम से किया है, और संवत 1400 से लेकर के 1600 तक के जो समय है उसको हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति युग की संज्ञा के रूप में संबोधित किया है। उसके बाद रीति युग, इसका समय उन्होंने संवत 1600 और से लेकर के कब तक? 1900 तक। और उसके बाद नवीन विकास युग की संज्ञा उन्होंने दी है 1900 से लेकर के अब तक। तो 1600 से लेकर के 1900 तक का जो समय था उसको उन्होंने क्या कहा है? रीति युग। और उसके बाद 1900 से लेकर अब तक के समय को उन्होंने नवीन विकास युग की संज्ञा दी है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है इनका काल विभाजन, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो बाबू श्याम सुंदर दास का ये काल विभाजन था, वीरगाथा युग, भक्ति युग, रीति युग और नवीन विकास युग। अगला काल विभाजन है मिश्र बंधुओं का। जैसा कि हमने इसके पहले मिश्र बंधुओं के बारे में बताया था, इनके इतिहास का नाम है मिश्र बंधु विनोद, जो 4 भागों में विभाजित है, जिसका पहला भाग जो था वो 1913 में प्रकाशित हुआ, और यानी 1 से लेकर के जो 3 थे भाग वो 1913 में प्रकाशित हुए। चौथा जो था 1934 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कौन कौन आते हैं? हमने बताया था कि हे गणेश, श्याम को सुखदेव, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन्होंने इसका काल विभाजन करते हुए हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को उन्होंने क्या कहा है? आरंभिक काल कहा है। और इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं प्रारंभिक काल। तो प्रारंभिक काल किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। और इस आरंभिक काल को इन्होंने क्या किया है? 2 भागों में बांट दिया है, पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। पूर्वारंभिक काल का जो समय है वो 700 से लेकर के 1343, और उसके बाद 700 से लेकर के 1343, उसके बाद दूसरा है 1344 से लेकर के 1444। तो ये मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन है और वर्गीकरण है। और उसके बाद दूसरा आता है माध्यमिक काल, यानी हिंदी साहित्य के मध्य काल को उन्होंने क्या कहा? माध्यमिक काल। उसको भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल की शुरुआत कब से कब तक मानी है इन्होंने? 1445 से, क्योंकि 1444 यहाँ खत्म हो जाता है, फिर 1445 से 1560। प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680। तो ये इनका माध्यमिक काल का काल विभाजन है। और उसके बाद इन्होंने अलंकृत काल कहा है, किसको? रीति काल को। और उसका भी वर्गीकरण इन्होंने 2 आधारों पर किया है, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। तो पूर्वालंकृत काल की शुरुआत 1681 से लेकर के 1790 और 1791 से लेकर के 1889। तो ये इनका वर्गीकरण है। और उसके बाद आधुनिक काल को इन्होंने परिवर्तन काल की संज्ञा दी है, और परिवर्तन काल की शुरुआत इन्होंने क्या मानी है? 1890। उसके बाद वर्तमान काल भी इन्होंने कहा है, और उसको उन्होंने वर्गीकृत किया 1926 से लेकर के अब तक। तो ये मिश्र बंधुओं का वर्गीकरण रहा है। और अगला वर्गीकरण देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? वीरगाथा काल। और आपने इसके पहले क्या पढ़ा है? वीरगाथा युग। तो वीरगाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और वीरगाथा युग किसने कहा है? वीरगाथा युग आपने इसके पहले पढ़ा था, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है क्या? वीरगाथा युग। वीरगाथा काल का नामकरण करते हुए इन्होंने संवत 1050 से लेकर के 1375 के समय को आदिकाल को वीरगाथा काल के रूप में संबोधित किया। और आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये जो नामकरण है ना वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और इसके आधार पर इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नामकरण किया और ये बताया कि आदिकाल को क्या कहना चाहिए? वीरगाथा। क्योंकि ये काल क्रम के अनुसार ये नामकरण किया गया है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नामकरण किया है वो युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर।
तो कभी-कभी प्रश्न आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में काल का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया है। भक्ति काल कहाँ है? संवत 1375 से लेकर के 1700 तक के समय को। उसके बाद रीतिकाल 1700 से लेकर के 1900। उसके बाद गद्य काल 1900 से लेकर के 1984। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन था। इनके इतिहास का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ है। तो ये रहे आज के जो काल विभाजन पर आधारित ये वीडियो थी, और ये सारी चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे। कुछ नए तरीके से मैं इसको आज वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन वो बन नहीं पाई, तो इसलिए मुझे इसको मजबूरन रिकॉर्ड करना पड़ा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगी थी इसको बनाने में। तो सिर्फ आप तक सूचना पहुंचने की ज़रूरत है, और आप सूचित हो जाएंगे इस वीडियो से, तो आपको जानकारी हो जाएगी थोड़ा बहुत। बाकी मैं इसी तरह से नई टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूँगा, और आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, आशीर्वाद दीजिए अपना, ताकि जो है इसी तरह से मेरा मोटिवेशन बना रहे, और मैं प्रोत्साहित होकर के नए टॉपिक को आपके सामने पेश करता रहूँ। और जिस भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, उससे संबंधित सामग्री मैं आप तक पहुंचाता रहूं, ताकि आप उससे लाभान्वित होते रहें। और मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं आपके सामने 24 घंटे में एक बार लाइव आया हूँ, आधा घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, जिसमें आपके जो सवाल होंगे उस सवाल का समाधान मैं कर सकूं। मेरा छोटा सा प्रयास है, अगर आप सहयोग करेंगे तो वो सफल भी हो जाएगा। इसलिए मेरी कोशिश है कि या तो अगर आप चाहते हैं कि कोई समय निर्धारित करें, तो आप समय कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैंने जो निर्धारित किया है 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में मैं लाइव आऊँगा, और आप अपनी हर समस्या का समाधान से कर सकते हैं। जहाँ तक संभव होगा, जहाँ तक मुझे ज्ञान होगा, आप तक मैं वो सारी बातें, उन समस्याओं का समाधान मैं करने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक पहुँचाइए। इसका नाम है साहित्य भाई कामरान। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।